हेलो बच्चों। जैसे कि आपका सेशन 2 का जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में सेशन 1 मतलब जनवरी 2025 के सेशन में फिजिक्स के अलग अलग शिफ्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या तो एनसीईआरटी के किसी एग्जाम्पल के सिमिलर है, तो वो तो नहीं कवर किए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस कवर किए वो कैसे कवर किए हैं कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ से हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सकता है जो फिर से रिपीट हो सकता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने ब्रेन को इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग करने पड़ेंगे, है ना। तो एकदम शांति से आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। अपन 30 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2025 के जेडब्ल्यू मेंस के सेशन में पूछे गए हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली अपने को बूस्ट कर सके ऐसे सवाल है ना। तो हर एक क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कराऊंगा, अगर सीधा हो रहा है तो सीधा कर दूंगा, अगर उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है तो अपन कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस। मतलब बेटा R1 दिया है, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 होगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट जो है उसका मतलब तो होगा n इज इक्वल टू 1। उसकी रेडियस दे रखी है, मतलब R1 इज गिवन। वाइल दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n2 इज इक्वल टू 4 है। n कितना है बेटा 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4, n की वैल्यू 4 होगी, और वहां पर उसकी रेडियस भी दे चुका है, मतलब R2 दे रखा है। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। मतलब बेटा हमें दी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, एक्साइटेड स्टेट वाली और ग्राउंड स्टेट का रेशियो निकाल। अब हमें पूछा गया है बेटा एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 वाला, मतलब लैम्बडा 4 अपॉन लैम्बडा 1 हमें निकालना है। चलिए, तो ये हमारा टारगेट है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे बेटा? सबसे पहली तो बात यह है कि कोई पार्टिकल, मैटर पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है बेटा? तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करने का स्टार्ट करूं तो लैम्बडा होता है बेटा, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब क्योंकि यहां पर दोनों बार, दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन ही सर्कुलर मोशन कर रहा है और h तो कांस्टेंट है, तो h और m मेरे लिए कैसे हो जाएंगे बेटा? कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब पूरी बात किस पे आ जाएगी? v पे आ जाएगी, है ना। तो h और m तो कांस्टेंट है, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही सर्कुलर मोशन कर रहा है और h तो कांस्टेंट ही है, तो मास और h तो कांस्टेंट रहने वाला है, उसका मतलब लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। और हमें पता है कि जब भी बोहर मॉडल हम बोहर मॉडल एनालिसिस करते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा? v प्रोपोर्शनल टू आएगा z बाय n। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही है, दोनों केस में हाइड्रोजन एटम है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n हो जाएगा। तो ये v प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n। माने यहां से अगर आप देखें तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी एंड v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, तो ये इससे आप बोल सकते हो कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू n। तो आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, लैम्बडा 4 अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n का रेशियो। किसका रेशियो होगा बेटा? n का रेशियो होगा। तो 4 के लिए n कितना है? 4, और 1 के लिए 1, तो ये आपका आंसर आ गया 4:1, मतलब 4 आंसर आएगा, है ना। तो 4 इज करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही है, पर थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट किया था, द ब्रोगली वेवलेंथ से हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी कुछ कुछ चीजें हमें मिलेगी जो काम में आएगी। A bob of mass m is suspended at a point O, यहां से आपको सस्पेंड किया है, light string of length L and left to perform vertical motion as shown in the figure। बेटा ये जो बॉब है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट अ पॉइंट ए। मतलब यहां पर बेटा आप देखो ये v नॉट वेलोसिटी यहां पर उसको दी गई है। अब ये क्या करेगा बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा, पर ये वेलोसिटी कितनी दी है? अ स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हो जा रही कहां पर?
जब वो डी पे पहुंचेगी। मतलब अगर ये घूम के जब डी पे आएगा तो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी बेटा, स्लैक। तो यहां से सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिल रही है बेटा, कि जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक होना स्टार्ट करेगी वहां पर टेंशन कितना होगा, टेंशन एट डी 0 हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी एंड सी। मतलब बेटा पार्टिकल जब बी पे है तब काइनेटिक एनर्जी, एंड सब जब सी पे है तब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। बहुत ही सुंदर सवाल है, यहां पर हमें कंसेप्ट भी मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लगाना कैसे, देखो मुझे बी और सी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो जो मुझे मांगा है के एट बी अपॉन के एट सी, वो क्या होगा बेटा, हाफ एम वी बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी स्क्वायर। मतलब हाफ एम तो निकल जाएगा विच इज नथिंग बट वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी। तो मुझे ये वी बी अपॉन वी सी का रेशियो ही निकालना है, उसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, ये वी बी एंड वी सी कैसे निकालना है, उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि ये वी नॉट कितना है भाई। तो बोला है वी नॉट उतना है कि उतना ही वी नॉट दिया है कि जब तक जो बॉब है वो डी पे पहुंचे स्ट्रिंग कैसी कर जाएगी बेटा, स्लैक कर जाएगी। मतलब टेंशन एट डी इज इक्वल टू 0। डी पे पहुंच तो रहा है पर वहां पर टेंशन 0 है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, एक पॉइंट पे वेलोसिटी दी है, आपको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी में हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मैं ए और डी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा तो क्या मिलता है देखते हैं, चलो। तो COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड डी क्या होगा ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैं 0 लूंगा क्योंकि इसको रेफरेंस मानूंगा, इज इक्वल टू टी पे हाफ एम वी डी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, प्लस एम जी, ये हाइट कितनी है बेटा, ये लेंथ एल है, यहां से यहाँ की लेंथ एल है, ये भी एल, ये 2L हो जाएगी, 2L। तो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाए तो आपको मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 4GL, इतना मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 4GL, इतना मिलेगा। अब यहां से तो कुछ अपन को चमक नहीं रहा है, वाई, बिकॉज अपन जब आंसर निकालने जाएंगे, ये तो हमें पता चल गया, अपन जब आंसर निकालने जाएंगे भाई वी बी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर, मतलब मुझे वी बी भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नॉट, एंड वी सी भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सी वी नॉट। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो उसका जनरल है एक, जब भी मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और वो थीटा एंगल पे पहुंचता है, मान लो यहां पर उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और यहां पर इसकी वेलोसिटी v है, डन। तो यहां पर v कैसे निकालना है वो एक कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं, वो हर जगह पर लग जाएगा, वो L और वो L। हमें ये पता है बेटा जब वो पार्टिकल मान लो A से B तक जाएगा, A से B तक जाएगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीमेंट होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीमेंट होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा बेटा, डिक्रीमेंट होगा। मतलब यहां से यहां जाने में यहां से यहां जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज इन के ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन पीई, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे बेटा, कितना डिक्रीमेंट हुआ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन पीई, पीई में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो एम जी। अब देखो ये देखो बेटा, ये ऐसा है कुछ, अगर ऐसा मैं कनेक्ट करने जाऊं, ये पूरा एल, ये एल, ये थीटा, तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये पार्ट एल कॉस थीटा। तो ये जो है इंक्रीज इन हाइट, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी, मतलब वो होगा एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, यही होगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका ये v आ जाएगा, v आ जाएगा v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, यही आएगा। v स्क्वायर क्या आएगा बेटा, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये याद भी रख सकते हैं, मैंने डिराइव किया है ना। कोई भी थीटा एंगल पे कितना स्पीड होगा तो यहां से निकाल सकते हो। थीटा कहां से माना है बेटा,
जो नीचे वाला वर्टिकल है वहां से कितना एंगल है वही माना है। चलो अब वीबी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं? वीबी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा? वीबी स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं बेटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये आएगा वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर -2gl, और यहाँ थीटा बी के लिए थीटा लिखेंगे 60 डिग्री, सी के लिए कितना लिखेंगे बेटा? ये टोटल मेजर करना है, टोटल कितना होगा 180, उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा होगा 120 डिग्री, 2gl 1 माइनस यहाँ पर cos 60 अपॉन वी नॉट स्क्वायर -2gl 1 माइनस cos 120 डिग्री, इतना आएगा। तो देख लो ये आंसर कितना होता है, ये ऊपर वाला होगा 1 माइनस 1/2, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर -gl, और ये जो नीचे वाला होगा वो होगा ये देखो 1 माइनस -1/2 मतलब 3/2, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर -3gl। देखो ये तो सीधा याद होगा तो इतना सारा करना नहीं पड़ेगा, सीधा यहाँ पर आ सकते हो आप। तो ये मुझे निकालना है। देखो यहाँ पर भी किसकी मगजमारी है बेटा? वी नॉट स्क्वायर नहीं पता है मुझे, मुझे वी नॉट स्क्वायर निकालना है। देखो मैंने वी नॉट स्क्वायर का एक ये फॉर्मूला भी बना रखा है कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट वी डी स्क्वायर प्लस 4gl। तो अब वी डी कितना होगा? यहाँ पर टेंशन 0 है, वही यूज करना है डी पे। डी पे ऊपर क्या लगेगा? एम वी डी स्क्वायर अपॉन एल, नीचे क्या लगेगा? एम जी, प्लस क्या लगेगा? एम जी तो लगेगा, प्लस क्या लगेगा? टेंशन। अगर इसका एबीडी ड्रॉ करें तो नीचे क्या लगेगा बेटा? टेंशन लगेगा। अब टेंशन तो कितना करना है? 0 करना है, तो एम जी इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर एम वी डी स्क्वायर अपॉन एल, मतलब वी डी कितना आ गया बेटा? वी डी स्क्वायर इक्वल टू जी एल। वी डी स्क्वायर कितना आएगा भाई? जी एल जितना आएगा तो यहाँ पर रख दो, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये जी एल और ये 4gl, जी एल प्लस 4gl माने 5gl। अब आप ये वैल्यूज यहां रखोगे तब जाके आंसर आएगा 5gl माइनस जी एल अपॉन 5gl माइनस 3gl। तो ये ऊपर आ जाएगा 4gl, नीचे आएगा 2gl, तो आपका आंसर होगा 2:1, मतलब आपका रेशियो आना चाहिए 2। अब देखो ये सवाल कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लेंदी लगा होगा, पर जो लोग जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि अगर यहाँ पर इतनी वेलोसिटी दी गई कि पार्टिकल यहाँ पर तो पहुंच रहा है पर यहाँ पर टेंशन 0 हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली वी नॉट इज इक्वल टू √5gl ही होगा, बिकॉज इट इज द कंडीशन टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद मिनिमम स्पीड। तो ये तो सीधा आ जाएगा, तो ये नहीं करना पड़ेगा, सीधा ये आंसर लिख दोगे आप। और दूसरी चीज ये भी पता होगा, तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, पर मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया है इसलिए, है ना? ओके चलो नेक्स्ट क्या है? अ क्लोज्ड ऑर्गन एंड ओपन ऑर्गन ट्यूब आर फिल्ड बाय टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बल्क मॉड्यूलस बट डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज है एंड एक ओपन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड is identical with fourth harmonic of open tube. If the length of the closed tube is 10 centimeter, then and density ratio is 1:16, then length of the open tube. बेटा आपको दो अलग अलग पाइप दी है, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज का कोई तो हार्मोनिक, ओपन का कोई तो हार्मोनिक के साथ आइडेंटिकल हो रहा है, डेंसिटी का रेशियो भी दे रखा है। ओके चलो देखते हैं बेटा। सीओपी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? V/4L, मतलब सीओपी के लिए मैं 1 नंबर दे रहा हूं तो मतलब V1/4L1, ये उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। पर कौन सा हार्मोनिक लेना है अपन को? 9th, मतलब यहां पर 9 मल्टीप्लाई करना, तो 9V1/4L1। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? वो जो ओपन है उसका फोर्थ हार्मोनिक के बराबर। चलो तो ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? V/2L, 2 नंबर दे दूंगा, V2/2L2, क्योंकि डिफरेंट मीडियम है इसलिए V भी डिफरेंट होगा। कौन सा हार्मोनिक लेना है? हमें फोर्थ हार्मोनिक लेना है। ओके चलो हमें निकालना है, L1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, L2 निकालना है। तो L2 इज व्हाट? L2 इज व्हाट? 16, ये 2 हो जाएगा, ये 8, ओके अपॉन 9 V2/V1 टाइम्स L1, 10। L2 इज इक्वल टू, अब V2/V1 हमें निकालना पड़ेगा बेटा। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम कितना होता है बेटा? इन गैसियस मीडियम होगा √γp/ρ। ये एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस है,
ये एक्चुअली गामा पी क्या है बेटा, बल्क मॉड्यूलस, जो दे रखा है कि दोनों का बल्क मॉड्यूलस सेम बल्क मॉड्यूलस है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो आ जाएगा. सो इट इज नथिंग बट L2 इज नथिंग बट 8/9. v2 अपॉन v1 को लिख सकते हैं अंडर रूट में रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L1 माने 10 सेंटीमीटर. तो L2 इज 8/9 इंटू रो 1 अपॉन रो 2 कितना दिया बेटा 1:16. उसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू 10. तो आपका आंसर रहेगा 20/9 सेंटीमीटर. 20/9 सेंटीमीटर. बहुत ही बढ़िया सवाल था बेटा. और ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों ही का फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है. वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वो भी हमें पता चल रहा है. बल्क मॉड्यूलस का भी जिक्र है. बहुत ही बढ़िया सवाल है. तो ऐसे सवाल आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करना तो मजा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है ना. चलो नेक्स्ट. A parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to 100 volt power supply. Now the intermediate space filled between the plates with dielectric constant K is equal to 2. Due to introduction of dielectric material, extra charge कितना आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालना है. तो सबसे पहली चीज कि जब वो पहला शुरुआत था इनिशियली, उसको जब 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया 100 वोल्ट, तब इसका कैपेसिटेंस कितना रहा होगा बेटा 40 माइक्रोफेराड. 40 माइक्रोफेराड. तो चार्ज कितना होगा CV. चार्ज कितना होता है बेटा C इंटू वी. 40 इंटू 100 मतलब 4000. 40 इंटू 100 मतलब 4000 माइक्रोकुलम. तो इट इज 4 मिलीकुलम. 4 मिलीकुलम इतना था. ओके. अब क्या हुआ बेटा, अब आपने बैटरी तो कनेक्टेड ही रखा है, बैटरी को कुछ किया नहीं है, बैटरी वैसे का वैसा ही है 100 वोल्ट, पर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम K इज इक्वल टू 2 वाला भर दिया. तो ये जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स होता है तो इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 40 इंटू 2 80 माइक्रोफेराड. तो अभी नया चार्ज कितना आ जाएगा CV मतलब C इंटू वी 80 इंटू 100 8000 माइक्रोकुलम मतलब 8 मिलीकुलम, और यहां पर -8 मिलीकुलम ये चार्ज आ जाएगा. तो चार्ज कितना फ्लो करा, पहले कितना था बेटा 4, अब कितना हो गया 8. तो नया एक्स्ट्रा कितना आया होगा बेटा 4 मिलीकुलम आया होगा. अब आपने सिर्फ इतना निकाल दिया तो आपका आंसर आने ही वाला है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 4 मिलीकुलम वाला. तो आंसर 1 ही करेक्ट है, पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फिर भी निकाल देते. एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा यू क्या आएगा बेटा 1/2 C1v² माइनस C2v² माइनस 1/2 C2v². वाई, बिकॉज v इज सेम, दोनों में बैटरी सेम है. तो ये होगा 1/2 C2 माइनस सॉरी C1 माइनस C2 C1 माइनस C2 मतलब 80 माइनस 40 80 माइनस 40 इंटू v² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू ये बेटा ये माइक्रोफेराड में है, तो हमें फेराड में जाने के लिए 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.2 जूल आंसर आएगा. 0.2 जूल. देख लो 10 की पावर 4 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये आएगा 20, तो 0.2 हो जाएगा, है ना. तो 1 इज करेक्ट आंसर. ये आसान सवाल है फिर भी अच्छा. ओके. अब ये बहुत ही लेंथी सवाल है बेटा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कैलकुलस इन्वॉल्व है. आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कैलकुलस तो कर ही सकते हो, पर देखते हैं. अ ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर है बेटा, साइड व्यू मिरर, विच इज कॉन्वेक्स. वो तो हमें पता ही है बेटा, रियर व्यू मिरर या तो साइड व्यू मिरर कैसे होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है. विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मीटर, मतलब f कितना होगा r/2 1 मीटर आएगा प्लस का, है ना. कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस लिखें. अनदर कार अप्रोचेस हिम फ्रॉम बिहाइंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. मतलब उसमें जो वो कार देख रहा है वो कार एक्चुअल में 90 किलोमीटर पर आवर से उसकी तरफ आ रही है. मतलब मान लो यहाँ पर मिरर है, ये मिरर है, ये कार है, ये कार अपने लिए क्या हो जाएगी बेटा ऑब्जेक्ट. ये इस तरफ आ रही है कितने से 90 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कितना होता है 5/18 इंटू 90, मतलब ये होगा 15 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही, मतलब ये 15 मीटर पर सेकंड, विच इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. और ये इसका क्या होगा बेटा डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना. और वो कितने बिहाइंड है 24 मीटर, मतलब u की वैल्यू जो है वो है -24 मीटर है. माइनस क्यों लिखा बेटा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव. द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ कार इन द मिरर इज 100 a, देन
अच्छा एक्सेलरेशन ए है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्सेलरेशन निकाल के लास्ट में उसको 100 से मल्टीप्लाई करके अपन को आंसर देना है, ये ध्यान रखना। देख लो, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इमेज का। अब मैंने ये सोचा कि क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो फॉर्मूला मुझे पता है, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी ओ। ओके, इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज वी ए आई। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, इस टर्म को करना पड़ेगा। इस टर्म को करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2m dm बाय dt vo। अभी vo देखो कांस्टेंट है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मतलब चेन रूल लगा के और एक vo का करने की जरूरत नहीं है। हाँ, m स्क्वायर का करना पड़ेगा 2m इंटू डी एम बाई डी टी। वाई, बिकॉज जैसे जैसे हमें पता है m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। f तो सेम है, पर जैसे कार नजदीक आ रही है u चेंज हो रहा है, u चेंज होगा तो m भी चेंज होगा, इसलिए m को कांस्टेंट नहीं मान सकते। m क्या है बेटा, लेटरल मैग्निफिकेशन। तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है बेटा, m निकालना है और dm बाई dt निकालना, और फिर यहां पर रख देंगे, लास्ट में यहां पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो पहले m निकालते हैं। m का फॉर्मूला अपन अभी लिखा f अपॉन एफ माइनस यू, मतलब ये 1 ये 1 1 माइनस 24, मतलब ये हो गया 1 अपॉन 25। m का काम हो गया। अब dm बाई dt, dm बाई dt यहां पर लगाओ, चलो dm बाई dt, तो क्या होगा कि नीचे f माइनस यू जो है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और जो उसकी पावर थी, पावर कितनी थी बेटा -1, वो आगे आ जाएगी इनटू। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वाई बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एंड u का -1, तो इट इज माइनस u का होगा, सॉरी u का होगा du बाई dt, u का होगा du बाई dt माइनस का du बाय dt। अब ध्यान रखो बेटा, समझिए, ये तो हो जाएगा माइनस है मतलब -1, ये होगा -24, 1 माइनस -24 उसका स्क्वायर इनटू du बाई डी टी। du बाई डी टी देखो, जैसे जैसे v नॉट, मतलब v नॉट इस तरफ है तो u डिक्रीज हो रहा है, मतलब du बाई डी टी इज नथिंग बट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है v नॉट की वजह से u du बाई डी u डिक्रीज हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा -25, यही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि v नॉट u को कम कर रहा है, घटा रहा है बेटा, इसलिए du बाई डी टी इज नथिंग बट -25, तो ये हो जाएगा माइनस का -25। डन, ओके। तो ये आया dm बाई डी टी आया, dm बाई डी टी इज इक्वल टू, ये नीचे 25 ऊपर 25, ये नीचे 25 का स्क्वायर है, अगेन इट इज -1 अपॉन 25, भाई बिकॉज ये 25 का स्क्वायर ऊपर 25, एक नीचे बच जाएगा, तो यहाँ पर रख दो -2, m कितना है 1 अपॉन 25, dm बाई डी टी कितना है -1 अपॉन 25, और v नॉट कितना है बेटा 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 अपॉन 25। ए एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इतना आया, पर हमें आंसर किसका देना है 100 का, तो a इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन 25, तो 100 कितना होगा 2 अपॉन 25 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा आपका 8, तो 8 इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई करना है, भूल मत जाना। चलो नेक्स्ट, ओके, ये आसान सवाल। टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट विच ईच अदर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सर्फेसिस। तो बेटा ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसे दो बबल है ना, दोनों की रेडियस अलग अलग है, और ये कॉमन सरफेस ऐसी कुछ बन रही है। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये सवाल में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, अगर R1 और R2 रेडियस वाला बबल एक कंबाइन बबल फॉर्म करता है, तो जो कॉमन सरफेस है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर RC होगी वो कैसे होगी 1 अपॉन RC इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये R1 क्या है, जो छोटी रेडियस है वो, तो 1 अपॉन RC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, सो RC इज नथिंग बट क्या आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर आएगा। RC कितना आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पर आपको ध्यान रखना है कैसे लाया, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही होता है, डेरिवेशन थोड़ा करवा देता हूं। मान लो ऐसा है,
ये 2 सेंटीमीटर R1. ओके, नाउ ये R2 4 सेंटीमीटर. अब ये बन गई कॉमन सरफेस. ये कॉमन सरफेस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर RC है. अब यहां पर जो प्रेशर होगा, क्योंकि यहां पर मैं वैक्यूम मान रहा हूं बाहर, यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना एक्सेस होगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 40 अपॉन R1. यहां पर अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो डेल्टा P2 कितना होगा 40 अपॉन R2 होगा, क्योंकि बबल है, दो सरफेस आएगी, बबल है ना. तो यहां के बीच में मैं अगर डिफरेंस लेने जाऊं तो डेल्टा P कितना होगा यहां और यहां आपके बीच में. डेल्टा P मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में लूंगा तो होगा ए और बी का डेल्टा P इज इक्वल टू 40 अपॉन RC. तो डेल्टा P कितना है 40 अपॉन RC, और डेल्टा P इन दोनों का भी डिफरेंस है, क्योंकि ये यहां का अंदर का और यहां का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो डेल्टा P मिलेगा. तो वो होगा 40 अपॉन R1 माइनस 40 अपॉन R2 इक्वल टू 40 अपॉन RC. ये 40 40 कट हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से आपका आंसर आएगा, वरना ये डायरेक्ट याद ही होता है. ओके, चलो नेक्स्ट. बहुत बढ़िया सवाल. थ्री कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ है, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 आर कनेक्टेड इन शॉन इन फिगर. टेम्परेचर भी दे रखा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसका सेम है, ये दोनों का एरिया A है, इसका होगा 2A. ओके, इसका डबल है. द टेम्परेचर आर गिवन, K1 दिया है 60, ये 60 है, ये है K2 दिया है 120, K3 दिया है 135. तो ये थीटा निकालना है. ओके, चलिए मैं पहले क्या करूंगा बेटा, ये जो K1 एंड K2 वाला अलग स्लैब है उसको एक स्लैब मान लूंगा, और उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको बोलूंगा K इक्विवेलेंट. तो ये दोनों तो पैरेलल में है. पैरेलल में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2. तो K इक्विवेलेंट आएगा K1 60 एरिया A, ये 120 एरिया A, और नीचे A प्लस A. तो ये K इक्विवेलेंट आ गया 90. तो मतलब आपका जो फिगर है वो ऐसा बन चुका है. ये थीटा, ये K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 90, ये K3 इज इक्वल टू 135, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, और ये लेंथ दोनों की सेम है L. अब थीटा निकालना है. तो अब तो हमें पता है बेटा, यहाँ जो हीट फ्लो होगी वही हीट यहाँ पर फ्लो होगी. अगर मैं यहाँ पर I1 बोल रहा हूँ और यहाँ पर I2 बोल रहा हूँ तो I1 एंड I2 तो सेम है, सीरीज में है, तो I1 इज इक्वल टू I2. तो I1 कितना होगा, तो K इक्विवेलेंट इनटू एरिया, एरिया डबल है 2A हो जाएगा, टोटल एरिया 2A हो जाएगा. ये भी टोटल एरिया 2A ही है. KA इंटू 100 माइनस थीटा. वाई, बिकॉज डेल्टा T में हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन लेंथ L इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा K3 2A थीटा माइनस 0 अपॉन L, यही आएगा. ओके, 2A अपॉन L कैंसिल हो जाएगा. ये K इक्विवेलेंट की जगह पर क्या है बेटा 90 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू K3 135 इंटू थीटा माइनस 0, यही तो है. ओके, चलिए अब कैसे कैंसिल होगा, देखो 15 इंटू 9 135 एंड 15 इंटू 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करो, 600 माइनस 6 थीटा इक्वल टू 9 थीटा. तो ये 9 थीटा इज इक्वल टू 600, तो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. तो 40 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर. ओके, बहुत बढ़िया सवाल. पैरेलल में K इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, सीरीज में फॉर्मूला कैसे लगाना है, वो सब समझा हमने. नेक्स्ट, हाँ ये भी अच्छा सवाल है. अब लेंस को दो तरीके से काटा जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे. तो बोला है कि रेशियो क्या होगा, L1 की फोकल लेंथ कितनी होगी, मतलब ये ऊपर वाले टुकड़े इतनी की, और यहाँ पर L3 की, मतलब इतने टुकड़े की फोकल लेंथ कितनी होगी. देखो बेटा, जब आप ऐसे काटते हो, जब आप ऐसे काटते हो तो ये जो टुकड़ा है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होता. ओरिजिनल की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही उसको मिलती है. भाई बिकॉज ये तो जो रेडियस कर्वेचर है वो तो सेम ही रहा है. तो मतलब इस टुकड़े की
मतलब मान लो ओरिजिनल फोकल लेंथ अगर एफ है तो इस टुकड़े की भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगी। ओके, तो इस टुकड़े की तो फोकल लेंथ एफ ही रहेगी। यहां क्या हो रहा है बेटा, ये रेडियस तो सेम रही आर, बट ये रेडियस चेंज हो गई, कितनी हो गई बेटा, इनफाइनाइट हो गई। वाई, बिकॉज यहां पर प्लेन सरफेस बन गया, ऐसे काटा तो। अब ये भी रिजल्ट सबको याद होता है बेटा कि अगर इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसको बीच में से ऐसे ऐसे काट दे तो जो दो टुकड़े बनते हैं उसकी जो फोकल लेंथ है वो ओरिजिनल से डबल हो जाती है ना। कैसे, देखो ये एफ कैसे आया होगा, 1/f इज इक्वल टू एन एल अपॉन एन एम माइनस 1 इंटू 1/r माइनस माइनस 1/r। तो ये बेसिकली ये टर्म ऐसे का ऐसा यहां पर आया होगा 2/r 1/f। तो f इज इक्वल टू r/2 अपॉन nl अपॉन nm माइनस 1। ये f ये है, पर इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा 1/f डैश इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 1/r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये f डैश आएगा r अपॉन nl अपॉन nm माइनस 1 सिर्फ। वाई, बिकॉज ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो ओरिजिनल है उसमें बाई 2 आ रहा है, और ऐसे काटने के बाद जो टुकड़ा है उसमें बाई 2 नहीं आ रहा है, देख लो 1 आ रहा है। मतलब ये एफ डैश एक्चुअली 2 टाइम्स एफ है, एफ डैश इज इक्वल टू 2f। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकलने जाए, L1 और L3 का रेशियो लेने जाए, तो ये f और ये हो जाएगा 2f, तो आएगा 1/2, मतलब 2 इज करेक्ट आंसर, है ना। ये अच्छा सवाल है, पूछा जाता है, रिजल्ट भी वैसे याद होता है बच्चों को। ओके, चलो नेक्स्ट। Two bodies A and B of equal mass are suspended from two massless spring of constant K1 and K2. Okay. If the bodies oscillate, mass same है, m same, such that their amplitudes are equal, मतलब amplitude भी equal है, A1 is equal to A2, ratio of maximum velocity of A to maximum velocity of B। बेटा ये लोग SHM कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। हमें पता है बेटा SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी कब कहाँ होती है बेटा, मीन पोजीशन पे, और वो होती है ओमेगा ए। अब ओमेगा की जगह पर क्या आएगा, √k/m इंटू ए। अब आपको बोला है मास सेम और एम्पलीट्यूड सेम, मतलब v का जो रेशियो है वो है टोटल डिपेंड्स ऑन √k। तो v ऑफ a अपॉन v ऑफ b आएगा √k1 अपॉन k2। तो 2 इज करेक्ट आंसर, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। सिर्फ ये ध्यान रखना कि ओमेगा की जगह पर √k/m लिखना है, वो भी मत कांस्टेंट कर देना। चलो नेक्स्ट, बढ़िया सवाल। A sand dropper drops a sand of mass m on conveyor belt at a rate proportional to the square root of speed। मतलब बेटा ऐसे dm/dt, मतलब m को चेंज होने का जो रेट है वो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी है, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड v है, प्रोपोर्शनल टू √v। If p is the power delivered to run the belt at constant speed v, ये v की स्पीड से कांस्टेंट उसको चला रहा है, देन रिलेशन कौन सा है, पावर कितना देना पड़ेगा वो v के साथ कैसे वेरी करेगा। अब पावर क्यों देना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है, पावर क्यों देना पड़ेगा बेटा, पावर तब देना पड़ता है जब अगर आपको कांस्टेंट स्पीड रखनी है, यदि आपको स्पीड कांस्टेंट रखनी है फिर भी पावर देना पड़ रहा है, उसका मतलब कोई एक चीज है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है। कोई एक रेजिस्टेंस है जो उसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है, और उसको आप स्पीड कांस्टेंट रखने के चक्कर में आपको क्या देना पड़ रहा है बेटा, पावर। वो कब होता है, तो ज्यादातर हमने देखा है कि कोई रेजिस्टिंग फोर्स हो, है ना, जो वी को कम करने की कोशिश करे। पर यहां पर कैसे कम हो रहा है वो हमें पता है बेटा, मोमेंटम जो है हम वो लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ज्यादातर केसेस में हम मोमेंटम चेंज कैसे देखते हैं बेटा, v को चेंज करने पे मोमेंटम चेंज देखते हैं भाई, कि v चेंज हो रहा है मोमेंटम चेंज हो रहा है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड ये तो कांस्टेंट है, पर चेंज क्या हो रहा है बेटा, m चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही तो फोर्स है। तो हम लिखते हैं बेटा F इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv, यही तो लिखता है मोमेंटम का चेंज रेट। बट यहां पर v कांस्टेंट है, m चेंज हो रहा है, तो F आएगा v dm/dt, है ना। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, ये v है, और dm/dt प्रोपोर्शनल टू व्हाट, √v है, मतलब v √v। तो F प्रोपोर्शनल टू v की 3/2। अब पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है एफ वी,
एफ इंटू वी, मतलब ये आएगा प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आएगा v की 3/2 इंटू वी, मतलब ये आएगा v की 5/2, तो p प्रोपोर्शनल टू v की 5/2 पावर। अब ऑप्शन में अगर हम देखने जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5, मतलब ये आंसर आएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर, है ना। बढ़िया सवाल है। F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी से करना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, एम को कांस्टेंट मान के V को चेंज मानते हैं, यहां पर V सेम था। हाँ, ये भी मतलब चिंदी सवाल है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स अलोंग द प्लस एक्स डायरेक्शन, मतलब C जो है वो प्लस आई कैप का है भाई। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B कैसा होगा। अब हमें पता है बेटा C की डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में होती है, E क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। C की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ C कौन सी डायरेक्शन में होती है बेटा, E क्रॉस B की डायरेक्शन, है ना। अब अगर मुझे आई जे के ये लाना है, तो आई जे के कब आएगा, मतलब आई कैप कब आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब जे क्रॉस के करूंगा तब तो आई आएगा। तुम्हें पता है ना कि आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे होगा, तो कब आएगा बेटा, जे क्रॉस के करूंगा तब, तभी तो मुझे लाना क्या है बेटा, सी इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स, तो जे क्रॉस के करना पड़ेगा, तो ये होगा जे कैप में, ये होगा के कैप में प्लस का, तो जे कैप मतलब वाई में, मतलब ये ई वाई आएगा, और ये के कैप मतलब बी जेड आएगा, तो ई वाई एंड बी जेड इज द करेक्ट आंसर, टू इज करेक्ट आंसर बेटा, है ना। एकदम वेक्टर का सवाल था बेटा ये, आपको अगर ई क्रॉस बी पता है तो फिर वेक्टर का सवाल। नेक्स्ट, a cup of coffee cools from 90 degree to 80 degree celsius in t minutes when the room temperature is 20 degree celsius, मतलब t naught is nothing but 20 degree celsius. The time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 to 60 with same room temperature. बेटा पहले तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर कोई बॉडी टी इनिशियल से टी एफ होने में टी टाइम लेती है तो क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, टी आई माइनस टी एफ अपॉन टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ये कोई कांस्टेंट के है, इनटू टी आई प्लस टी एफ बाई 2 माइनस टी नॉट, यही तो फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें कौन सा लगेगा, तो पहले केस में फर्स्ट केस टी आई कहाँ से 90 टू 80, मतलब ये 90 माइनस 80 कितना टाइम लगा बेटा, टी मिनट्स इज इक्वल टू के टी आई प्लस टी एफ, मतलब 90 प्लस 80/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 90 प्लस 80/2 कितना होगा 85, और टी नॉट डी आई 20। तो यहाँ मुझे के आगे काम में आने वाला है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट है, के को मुझे निकालना ही है, दूसरे केस के लिए के निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से मैंने के निकाल लिया, के कितना आएगा, ये होगा 65, ये होगा 10, तो के इज इक्वल टू 2/13t, यहाँ पर 65 मतलब 13 से कट जाएगा, और ये 10 वो 5 से कटेगा, 5 इंटू 2 मतलब 2/13 इंटू टी, के इतना आ गया, ये मुझे काम में आने ही वाला है, पता ही है ना। वाई, बिकॉज सेकंड इन्फॉर्मेशन में मुझे यूज करना है। अब यहां पर लगाऊंगा अगर सेकंड इन्फॉर्मेशन, इनिशियल कितना 80 माइनस 60, मान लो ये टाइम t2 है, ओके टाइम t2 लग रहा है जो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू के कितना है बेटा 2/13t, 2/13t इंटू क्या आएगा बेटा टी आई प्लस टी एफ बाई 2, मतलब 80 प्लस 60/2 विच इज नथिंग बट 70, माइनस टी नॉट मतलब 20, तो ये हो गया 20/t2 इक्वल 2/13t इंटू ये 50, तो t2 आएगा, ये 10 से कट जाएगा 130, ये 0 से कट जाएगा 13/5t, 13/5t, 4 इज करेक्ट आंसर ना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सीधा सवाल ना, दो केसेस में सिर्फ इक्वेशन लगाना है, के को सब्जेक्ट बना के दूसरे केस में डाल दो, खेल खत्म। ओके चलिए नेक्स्ट, ग्रेविटेशन का सवाल, टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अ कॉमन स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियस आर ए एंड आर बी। आर बी आपको दिया है 2 ऑफ आर ए, ये आपको दे रखा है बेटा। द प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स मोर मैसिव देन प्लैनेट ए, मतलब एम बी इज 4√2 ऑफ मास ऑफ ए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल बी अपॉन एल ए निकालना है, एल बी अपॉन एल ए निकालना है बेटा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, मतलब ये आएगा एम बी 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 आर बी अपॉन एम ए वी ए आर ए, यही तो आएगा। अब
एम बी अपॉन एम ए तो दे रखा है 4√2, आर बी अपॉन आर ए भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, आर बी अपॉन आर ए, आर बी अपॉन आर ए यहां से निकालोगे तो 2 1 आएगा, ओके तो 2 आएगा। पर वी बी अपॉन वी ए दिया नहीं है, वही हमें निकालना है, कैसे आएगा सर? तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कितनी होती है, या तो कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है कोई भी प्लेनेट या पार्टिकल या तो सैटेलाइट, तो उसकी कितनी होगी बेटा ऑर्बिटल स्पीड, वो आएगा √gm अपॉन आर। ये मास ऑफ द प्लेनेट है, मास ऑफ द पार्टिकल या सॉरी मास ऑफ द प्लेनेट है, ये कौन सा मास ऑफ द प्लेनेट मतलब जिसके अराउंड वो घूम रहा है, तो यहां पर ये मास ऑफ द स्टार है, ऑफ स्टार। ये जो सेंटर में जो बॉडी है जिसके सराउंडिंग में आपका पार्टिकल घूम रहा है, या तो सैटेलाइट घूम रहा है या तो प्लेनेट घूम रहा है, ये मास उसका मास है, तो ये मास ऑफ द क्या आएगा बेटा, स्टार। ये आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/√r, मतलब ये आएगा, अगर वी बी अपॉन वी ए है तो ये आएगा अंडर रूट में आर ए अपॉन आर बी, तो ये 4√2, ये आर बी अपॉन आर ए मतलब ये 1/2, ये 2, ओके तो आपका आंसर आएगा 8, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 8, ये आंसर आएगा 8, ओके एकदम आसान सवाल, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही मतलब ब्रेन को उतना लेवल पे ले जाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। 2 cars P and Q are moving on a road in the same direction, मतलब P and Q दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, मतलब जो P का एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है लिनियरली, तो मैं ले लेता हूं ये AP इज इक्वल टू KT, K इज सम कांस्टेंट where Q moves with a constant acceleration, और जो Q का एक्सेलरेशन है मान लो कांस्टेंट सम कांस्टेंट C है, ओके बोथ कार क्रॉसेस ईच अदर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये मैंने जो फोटो बनाई है वो t इज इक्वल टू 0 की है, ये अभी क्रॉस कर रही है, मुझे नहीं पता कौन क्रॉस कर रहा है, मतलब P Q को ओवरटेक कर रही है, Q P को ओवरटेक कर रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, जितना इंफॉर्मेशन दिया उतना लिखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ने पहली बार एक दूसरे को क्रॉस किया, the maximum possible number of crossings including the first one। अब देखो मुझे सिर्फ ये बोला है t इज इक्वल टू 0 पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने किसको ओवरटेक किया, मुझे कुछ नहीं पता। अब ये भी बोला जा रहा है कि इसके बाद और कभी कितनी बार ये हो सकता है, मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, तो हमें इसमें सारे केस लेने पड़ेंगे। तो अब ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो एक्सेलरेशन भी ऐसा कुछ दिए रखा है, हम क्या करेंगे बेटा इसमें एक को रेस्ट पे मान लेंगे, मतलब मैं Q जो है इसको, ये Q जो है उसको मैं रोक दूंगा, तो सब किसका आ जाएगा, P का आ जाएगा, सब क्या आएगा P विथ रिस्पेक्ट टू Q, यही आएगा, इसको मैं रिलेटिव बोल दूंगा। सब किसका आएगा बेटा, P का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, Q, क्योंकि मैंने Q को रेस्ट पे माना है, तो रिलेटिव किसको बोलूंगा बेटा, P विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो सबसे पहली चीज Q रिलेटिव भी लिखना पड़ेगा और A रिलेटिव भी लिखना पड़ेगा। A रिलेटिव क्या है बेटा, KT माइनस T। अब मुझे ये पता है कि T तो क्योंकि टाइम के साथ T तो चेंज ही होगा, इंक्रीज होने वाला है, तो A रिलेटिव जो है, A रिलेटिव वो इंक्रीज होगा, पर A रिलेटिव पहले कौन सी डायरेक्शन में नहीं पता, वाई, बिकॉज मुझे दोनों की स्पीड कंपैरिजन भी नहीं पता है और दोनों का इस टाइम पे एक्सेलरेशन कंपैरिजन भी पता नहीं है, पर यह बात श्योर है कि P का एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब आखिर में मतलब सब खत्म होने के बाद P के पास ही सबसे ज्यादा चीजें होगी, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन तो बढ़ने ही वाला है, तो वो भी बढ़ता रहेगा, ओके। पर अभी तो ये दिया है A रिलेटिव टाइम के साथ इंक्रीज होगा। अब देखो तो मैं अलग अलग केस ले रहा हूं बेटा, फर्स्ट केस मुझे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर निकालना है, तो फर्स्ट केस मैंने लिया कि मान लो कि जब क्रॉस हो रहा था P की स्पीड ज्यादा थी, P की स्पीड ज्यादा थी मतलब P ओवरटेक कर रहा है, Q रुका मतलब U रिलेटिव इस तरफ था, अगर P की स्पीड ज्यादा है मतलब U रिलेटिव इस तरफ था, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि दोनों इस तरफ जा रहे हैं, अभी ये मैंने रेस्ट पे माना है, पर मान लो दोनों इस तरफ जा रहा है, इसको रेस्ट कर दिया, पर P की स्पीड अगर ज्यादा थी मतलब यहां पर UP इज ग्रेटर देन UQ था, ऐसा माना है मैंने, तो U रिलेटिव इस तरफ था, और मैंने ये भी माना कि P का एक्सेलरेशन भी अभी ज्यादा था, A रिलेटिव भी कौन सी तरफ है बेटा, इस तरफ है, तो
यहां पर मैं ये बोल रहा हूं बेटा P ने Q को ओवरटेक कर दिया, वाई बिकॉज P की स्पीड ज्यादा थी और P का एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। उसका मतलब अगर P एक बार Q से आगे निकल गया तो फिर क्रॉस होने वाला ही नहीं है, वाई बिकॉज इसकी स्पीड जिस रेट से इंक्रीज होगी उससे ज्यादा स्पीड से इसकी स्पीड इंक्रीज होने वाली है, वाई बिकॉज ए रिलेटिव इस तरफ है, P का एक्सेलरेशन अभी भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा रेट से इंक्रीज होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रॉसिंग टोटल कितने बनता है बेटा 1, वाई बिकॉज टी इक्वल टू 0 वाला तो लेना है, तो यहां पर तो 1 ही बनता है इस केस में। और कोई दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी बोला कि सर ये भी तो हो सकता है, दूसरा आदमी आके बोला कि ये भी तो हो सकता है कि शायद क्यू ओवरटेक कर रहा हूं। कौन ओवरटेक कर रहा हो बेटा क्यू, मतलब पी की स्पीड कम है तो पी का जो यू रिलेटिव है, यू रिलेटिव है वो इस तरफ हो, मतलब यू पी इज लेस देन यू क्यू, तो यू रिलेटिव इस तरफ आएगा। और मान लो कि पी का एक्सेलरेशन ज्यादा है और ए पी इज ग्रेटर देन ए क्यू, मतलब ए रिलेटिव कौन सी तरफ है बेटा इस तरफ है, ये भी हो सकता है सर। हाँ तो मैंने बोला ये हो सकता है, तो अब इसमें कितनी बार क्रॉसिंग होगी, तो मैंने बोला कि ये पार्टिकल जा इस तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब अभी तो मैं क्यू पे बैठ के ही देख रहा हूं ना, मैं कहां बैठ गया हूं बेटा क्यू पे बैठ गया हूं। अगर मैं क्यू पे बैठ के देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई पी इस तरफ इस मोमेंट पे इस तरफ जा रहा है पर उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब एक बार तो ऐसा आएगा कि पी ऐसे जाएगा, उसकी स्पीड 0 कर देगा, वाई बिकॉज ए रिलेटिव इस तरफ है, और उसको यहां से ऐसे लाएगा, मतलब मोड़ देगा और फिर यहां से ऐसे चला जाएगा, मतलब ये यहां पर तो क्रॉस हुआ ही था और दूसरी बार यहां पर क्रॉस होगा, यहां पर क्यों मैंने माना है रेस्ट पे, ये बिल्कुल हो सकता है बेटा, हो सकता है ना, क्योंकि ये रिलेटिव ऐसे बोल रहा है कि स्पीड तू इस तरफ कर दे तो ये यहां जाएगा, रुक जाएगा, फिर इस तरफ दे देगा स्पीड और यहां से ऐसे चले जाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी हुई, ये एक और ये दो, मतलब यहां पर 2 हुई। इस किस में नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी है बेटा 2, मतलब ये 1 तो आंसर नहीं आने वाला है, या तो 2 आएगा या तो एक और केस डिस्कस करते हैं। फिर एक बच्चा आया, बच्चा आके बोला कि सर थर्ड नंबर, अगर यही केस हो यू रिलेटिव और ए रिलेटिव वाला, पर ऐसा कुछ है कि यू पी ग्रेटर देन तो यू क्यू है, मतलब ये यू रिलेटिव इस तरफ है बट एक्सेलरेशन पी का कम है, मतलब ए रिलेटिव इस तरफ है बेटा इस तरफ, तो क्या हो सकता है। मैंने कहा बढ़िया है यार, क्या होगा देखते हैं, अब क्या होगा, मतलब यही तो केस है जो चेक करने वाला है। तो मैंने बोला अब ये हो सकता है कि मान लो यहां पर है, अब यू रिलेटिव इस तरफ है, मतलब ये पार्टिकल तो क्यू को कहां दिख रहा होगा कि भाई पी तो इस तरफ जा रहा है, पर ए रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसको वो रेस्ट पे लेके आ जाएगा, कहीं तो रेस्ट पे लेके आ गया भाई, अब फिर वो बोलेगा कि इस तरफ जाओ भाई, है ना, पर यहां पर ये देखना ए रिलेटिव इंक्रीज ही हो रहा है, ये दोनों में तो मैंने ए रिलेटिव इस तरफ ही डाला था तो वो तो इंक्रीज ही होने वाला था, कोई दिक्कत नहीं थी, ए रिलेटिव इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर ए रिलेटिव यहां भी होगा तो मान लो ऐसे इस तरफ 4 है, ये 4 का फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर इस तरफ 1 2 3, मतलब आखिर में ए रिलेटिव इंक्रीज होना है, मतलब ए रिलेटिव इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो, तो यदि ये रिलेटिव इस डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा कम होगा कम होगा 0, फिर इस तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और फिर यहां जाएगा, मतलब यहां से ये हो सकता है बेटा ए रिलेटिव इस तरफ हो, ने यू को 0 कर दिया और वापस लेके भी आ गया, मतलब एक बार और क्रॉस कर दिया, पर एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि ए रिलेटिव तो बदल चुका होगा, आफ्टर सम टाइम ए रिलेटिव इस तरफ पहुंच गया होगा और फिर ये ऐसे यहां से चला गया, मतलब ये 1 2 और 3 टाइम्स क्रॉस कर सकते हैं बेटा, कितने टाइम 3 टाइम्स क्रॉस हो सकता है, ये 3 नंबर आ गया, 3 बार क्रॉस हो सकता है। अब कोई ये बोलेगा कि सर ये भी हो सकता है कि यू रिलेटिव यहां 0 होने से पहले ए रिलेटिव अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, हाँ मतलब ये इस तरफ हो जाए, हाँ तो तब एक ही बार क्रॉस होगा, मतलब ये आगे निकल जाएगा, पर अपन यहां क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसको हमें मैक्सिमम ले लेना है ना, तो मैंने ये लिया कि इसको ये इस तरफ लाएगा, फिर से ए रिलेटिव जाएगा तो इस तरफ जाएगा, यहां पर कितनी बार क्रॉस हो सकता है बेटा 3 बार हो सकता है, और चौथा केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बोला कि सर यू रिलेटिव भी इस तरफ और ए रिलेटिव भी इस तरफ है, अब यू रिलेटिव इस तरफ है
और ए रिलेटिव भी इस तरफ है, तो ए रिलेटिव तो क्या है बेटा, इस तरफ है, पर वो कम होगा फिर इस तरफ बढ़ेगा, तो मतलब वो तब भी क्या लाएगा, ऐसे लेके ऐसे ले जाएगा। यहां पर भी कितनी बार क्रॉसिंग होगा, 2 बार ही तो क्रॉसिंग होगा। कितनी बार क्रॉसिंग हो बेटा, 2 बार क्रॉसिंग होगा। सबसे ज्यादा कितनी बार क्रॉसिंग हो रहा है बेटा, 3 बार। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3 इज करेक्ट आंसर इंक्लूडिंग फर्स्ट वन। बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल सवाल है, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस है जो आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं परसेंटाइल रैंक में। हाँ, अभी आसान सवाल है। A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerin. The velocity of the ball becomes constant, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका है बेटा। If the density of glycerin is half of the density of ball, बेटा रो ऑफ फ्लूइड कौन सा है बेटा, ग्लिसरीन का, वो बॉडी की डेंसिटी से बाय 2 है, बॉल की बाय 2। विस्कस फोर्स आपको निकालना है। हमें पता है बेटा कि जब कोई बॉल ऐसे जा रहा है और टर्मिनल स्पीड है, का मतलब एफ नेट कितना है बेटा, 0 है। टर्मिनल स्पीड है तो एफ नेट कितना, 0। यहाँ क्या लगेगा, एम जी पर क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स एफ बी प्लस विस्कस फोर्स एफ वी। तो हमने लिखा होगा एम जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी। अब बॉयंट फोर्स कितना होता है बेटा, बॉयंट फोर्स होता है एफ बी इज इक्वल टू रो एफ वी इंटू वी इन, पर ये तो पूरा का पूरा बॉल ही अंदर है, तो बॉल का ही वॉल्यूम आएगा, इंटू जी। ये होगा रो बी वी जी बाय 2। अब देखो ये रो बी वी जी है, रो बी इंटू वी मतलब मास ऑफ द बॉल इंटू जी, मतलब ये है एम जी बाय 2। एम जी बाय 2 है बेटा, मतलब बॉयंट फोर्स कितना है बेटा, एम जी बाय 2। ये आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम जी बाय 2 प्लस एफ वी। तो एफ इज नथिंग बट एम जी बाय, ये आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है तब जाके आपने ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस इक्वेट किए हैं, वरना फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता। विस्कस फोर्स कितना होता है बेटा, 6 पाई ईटा एन आर वी, और वी जो दिया होता वो यूज करना। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा है एच अपन अंडर रूट बाई ई बी। चलो, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्कल, Bohr's quantization is applicable, then radius of the electronic orbit कितना होगा in the first excited state। हाँ, ये ध्यान रखना। अब बोहर्स मॉडल क्या बोलता है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, अब एल कितना है बेटा, एम वी आर, ये रेडियस है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन को आपको डालना है 2 एच अपॉन पाई। अब यहां देख लो एम वी आर, मुझे आर निकालना है, पर किस में निकालना है, बी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कल की रेडियस होती है वो कितनी होती है बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी होती है। यहां पर क्यू कितना आएगा, ई आएगा, वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन है। तो किसको निकालना है, देखो यहां पर एम और वी नहीं दिख रहा है, तो जिसको निकालना है उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो एम वी को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, तो एम वी हो जाएगा पी आर, यहां पर डाल दो एम वी की जगह पर क्यू पी आर, आर इज इक्वल टू एच अपॉन पाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पाई क्यूब। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एच अपॉन पाई, क्यू की जगह पर तो आपको ई लिखना है, इलेक्ट्रॉन इसलिए पाई ई बी। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही आसान सवाल, पर मॉडर्न और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों को मिला के निकाला है ना। एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई रखना है, वाई बिकॉज बोहर्स मॉडल आपको वैलिड बोला है। In LCR circuit is connected to alternating source of EMF E. The current amplitude at a resonance बोला है मतलब Z की वैल्यू R होगी is I नॉट। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट कितना होगा, है ना, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना होता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, पर यहां पर रेजोनेंस ही है इसलिए वो होगा ई नॉट बाय आर, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना। करंट एट रेजोनेंस ही करना है, तो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये तो सेम कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, तो आर का इनवर्स है, तो आर को अगर डबल करेंगे आई नॉट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सीधा आई नॉट बाई 2। ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस पे जेड इज इक्वल टू आर होता है। अच्छा है ना। चलिए नेक्स्ट। लाइट सोर्स ऑफ
wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy 2 eV. लैम्बडा जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो E1 एंड लैम्बडा का है, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स। क्या होती है बेटा E माइनस 5, ये 2 EV दे रखी है पहले केस में। अगर सेम सरफेस को लैम्बडा बाई 2 वेवलेंथ वाली लाइट से एमिट किया जाए, मतलब ये E1 है, अगर ये E1 है तो हमें पता है बेटा HC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। अगर लैम्बडा हाफ हो गया तो एनर्जी डबल हो जाएगी, तो ये एक्चुअली 2 E1 एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब E1 होगी तो ये 2 E1 होगी। तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वर्क फंक्शन आपको 1 EV लेना है। चलिए ध्यान रखिए, तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा 2, तब ये था E1 माइनस 5 कितना था 1, E1 आपका आया 3 EV। सेकंड केस में E2 कितना आएगा, इसका डबल, मतलब वो आएगा 6 EV। सेकंड केस में K मैक्स कितना आएगा, K मैक्स इज इक्वल टू E2 माइनस 5, E2 कितना है, E2 कितना है 6 माइनस 5 कितना है 1, तो ये आपका आएगा 5 EV। ये आंसर है। डन, एकदम आसान सवाल, सिर्फ मैथ्स की शफलिंग ही करनी थी। नेक्स्ट, प्रोटॉन इज मूविंग undeflected in a region of crossed electric and magnetic fields at a constant speed. undeflected भी है, speed भी constant. with this v is equal to 10 to the power 5 meter per second. when electric field is switched off, the proton moves along a circular path of radius this, ये r दिया है। the magnitude of electric field is this, then find the value of x, ये आपको x into 10 की power 4 पर कूलम का E है, तो आपको x निकालना है। द मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है। अब ध्यान रखिए बेटा, अगर प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड एंड विथ कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस से, तो हमें ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाता ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल होगा तो नहीं भी लगा सकता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाता ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है फिर भी प्रोटॉन विथ कांस्टेंट स्पीड अनडेविएटेड निकल जा रहा है, उसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है। तो ये नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ, तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, तो उसको नलीफाई करने के लिए उसका सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो किसने दिया होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ने दिया होगा। तो सबसे पहली बात, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड और अनडेविएशन है, F इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फील्ड, यही होगा। ये कितना आएगा E इंटू, अब ये देखते हैं, अब एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स तो होता है क्यू वी क्रॉस बी, या तो क्यू वी बी साइन थीटा, पर हमें थीटा नहीं पता है। पर हमें ये बोला है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दूं तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बंद कर दूं तो कौन सी मोशन कर रहा है बेटा, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वो कब करता है, जब V और B परपेंडिकुलर हो। तो ये सर्कुलर जो दिया है वो आपको दिया है V इज परपेंडिकुलर टू B, माने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, EVB साइन थीटा, मतलब EVB, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका EVB, सो नथिंग बट VB, मतलब मुझे V और B निकालना है, वही तो मेरा E होगा। VB निकालते हैं। चलो और इंफॉर्मेशन क्या दी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ होता है तो R इज इक्वल टू हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस कितनी होगी चार्ज पार्टिकल की, mv अपॉन EB, ये निकालना है V इंटू बी। अब V तो पता है, B नहीं पता है, B होगा mv अपॉन, तो E आएगा कैपिटल E, B इंटू mv अपॉन E, E तो आएगा, B को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, आएगा mv अपॉन R, सॉरी R, यही तो आएगा m इंटू वी अपॉन ई आर। ई इज इक्वल क्या होगा, वी स्क्वायर मतलब इंटू 10 की पावर 5 उसका स्क्वायर इंटू m कितना है भाई, मास इतना है 1.6 10 की पावर माइनस 27, ई कितना 1.6 माइनस 19, आर कितना 2 सेंटीमीटर मतलब माइनस, ये आंसर कितना आएगा देखो 1.6 से ये कट जाएगा, 10 की पावर कितनी होगी पहले ये निकाल लेते हैं, ये 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा, ये 19 ऊपर जाएगा 10 29,
ये ऊपर आएगा 31 और ये -27, मतलब ये 4 होगी पावर। ये कट गया, 2 की पावर 4, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 4। देखो हमें ये तो दिया ही है कि यहाँ 10 टू द पावर 4 आएगी, यहाँ पर x ही निकालना है, तो यही हमारा x है, x इज इक्वल टू 2, तब 2 इज करेक्ट आंसर। x कितना होगा बेटा, 2 आएगा। बढ़िया सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। नेक्स्ट, हाँ देखो करंट कितना है सर्किट से निकालना। अब बेटा ये पहले तो डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 0। दूसरी चीज, जब भी कैपेसिटर हो सर्किट में, जब भी सर्किट में कैपेसिटर हो और डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मान लेते हैं कि ये सर्किट आफ्टर सफिशिएंट टाइम है। मतलब सफिशिएंट टाइम मतलब क्या, कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, स्टेडी स्टेट आ चुका है। अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तो यहां से करंट 0 होगा, करंट यहां से 0 होगा। अगर करंट यहां से 0 होगा तो यहां पर कोई करंट नहीं जाने वाला, तो ये सर्किट कुछ काम की नहीं है। अब ये बचा, अगर करंट यहां जाएगा ही नहीं तो यहां से एग्जिट भी नहीं कर सकता, मतलब ये एक ही एंड है इस लूप के साथ, इस लूप के साथ ये एक ही एंड कनेक्टेड है। अगर कोई भी क्लोज लूप के साथ एक एग्जिट या तो एक ही एंट्री हो, एक एग्जिट और एक अलग एंट्री नहीं, एक ही एंट्री या एग्जिट है एक ही जगह पर, तो वहां करंट एंटर नहीं करेगा। वाई, बिकॉज अगर करंट यहां पर एंटर कर गया, मान लो 2 एम्पियर, तो ये घूम के यहां आएगा 2 एम्पियर, है ना, फिर इसको ये तो घूमता ही रहेगा, यहां आएगा ही नहीं। वाई, बिकॉज यहां 2 और 2 करना है आपको बैलेंस, तो यहां करंट एंटर नहीं करेगा, तो आपकी ये जो सर्किट है इतनी, ये कुछ काम की नहीं है। सिर्फ इतनी, ये 6 और 3 इतनी ही सर्किट काम की है, इतनी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इतनी, ये 6, ये 3, ये 4, ये 2 और ये 2 वोल्ट, ये 6 और 3 पैरेलल, 2 2 और 2 सीरीज, मतलब ये कितना होगा 4, 4 और 4 पैरेलल मतलब 2, 2/2 मतलब करंट कितना है बेटा 2/2, 1 एम्पियर इज करेक्ट आंसर, सीधा आंसर 1 एम्पियर, है ना। सिर्फ ध्यान रखना कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये बाहर वाली सर्किट, मतलब ये बाजू वाली सर्किट काम की नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया इतना है, separation between the plates are this 10 centimeter and is charged by DC current. Consider a hypothetical plane surface of area 3 centimeter square inside the capacitor। मतलब ये बेटा कैपेसिटर की प्लेट एक्चुअली ये है कैपेसिटर, ये ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ए गोला की है, और हमें ये छोटा एरिया कंसीडर करना है ए नॉट 3.2 का, इतना ही एरिया कंसीडर करना है। That a capacitor and parallel to the plates at an instant the current through the circuit is 6 ampere, ये कंडक्शन करंट होगा बेटा, which is 6 ampere। at the same time displacement current through this a naught is what। अब बेटा ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट तो सेम ही होता है। पूरे कैपेसिटर का अगर डिस्प्लेसमेंट करंट निकाले और सर्किट के वायर का जो कंडक्शन करंट निकाले तो वो सेम होता है। तो हमें पता है कि टोटल कंडक्शन करंट की बात करें, टोटल आईडी is nothing but 6 ampere। Why? Because it is same as conduction current। बट हमें ये टोटल नहीं निकालना है, यहां से ही निकालना है। तो कंडक्शन करंट का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ए डी ऑफ फ्लाई ई अपॉन डी टी, सॉरी डी ई अपॉन डी टी। तो ये आई डी प्रोपोर्शनल टू ए है, अगर ये सेम है और ये एप्सिलॉन नॉट सेम है तो आई डी प्रोपोर्शनल टू ए है। तो अगर मैं बात करूं तो आईडी मुझे जो निकालना है ए नॉट से, और आईडी जो टोटल का है, टोटल का मतलब ए का, वो क्या आएगा ए नॉट अपॉन ए। आईडी फ्रॉम ए नॉट कितना आएगा, ए नॉट है 3.2, ये टोटल है 16, और ये आईडी टोटल कितना आया बेटा 6, तो ये 6, तो ये होगा 0.2, तो या 1.2 एम्पियर। कितना आंसर आया बेटा 1.2 एम्पियर। मेरा आंसर होगा 1, अच्छा मिली एम्पियर में पूछा है तो 1.2 एम्पियर का आपका आंसर हो जाएगा मिली एम्पियर में 1200 मिली एम्पियर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में मिली एम्पियर में लिखना है, ये आपका आंसर आएगा 1200 मिली एम्पियर। डन है ना, तो ध्यान रहे मिली एम्पियर में पूछा है। नेक्स्ट, a tube of length 1 meter is filled with completely with an ideal liquid of mass 2m, mass 2m है, enclosed at both the ends। The tube is rotated uniformly in horizontal plane about one of its end
ऐसा है और ऐसे रोटेट किया ओमेगा से इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्रेविटी नहीं लेनी है इस, और यहाँ पर ये भरा गया। टोटल मास इसका 2m है। मास कितना है बेटा? 2m, देन L इज इक्वल टू 1 मीटर है। ओके, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज F, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड F है, तो ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा आपको दिया है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन F अपॉन अल्फा m, तो ये अल्फा निकालो, ये अल्फा कितना होगा वो निकालो। अब देखो, ये भी फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट को याद होगा कि अगर ऐसी कुछ फिगर है और उसमें मुझे बोला है कि यहां से r डिस्टेंस पे फ्लूइड कितना प्रेशर में है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स कितना है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स है, वो उसका फॉर्मूला है बेटा मास ऑफ द फ्लूइड, टोटल मास ऑफ द फ्लूइड m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन l, ये फॉर्मूला है। और अपने केस में क्या होगा बेटा, ये कहां पर निकालना है? यहां पर निकालना है, तो अपने केस में तो r कितना हो जाएगा? l के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे एंड पे निकालना है। तो अपना f होगा f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2l। तो f इज इक्वल टू ये l m ओमेगा स्क्वायर, ये l कैंसल अपॉन 2 इंटू l 1 मीटर है, f आएगा, मास अपना 2m है, हाँ टोटल मास ये 2m है, तो मतलब यहाँ पर ये 2m लिखना है, f आ जाएगा, ये 2 कैंसल, ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में f बाय m। अब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट f बाय m, तो ये अल्फा क्या कर रहा है भाई, तो ये अल्फा 1 होगा, तभी तो ये आंसर आएगा। तो अपने लिए तो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। वाई? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ बाय एम, यहां से ही निकलेगा। अब कोई बोलेगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फॉर्मूला मैं डिराइव करवा देता हूँ। फॉर्मूला कैसे है बेटा? देखो ऐसे, ये मान लो ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, यहां से यहां पर ये डीएम मास का फ्लूइड एलिमेंट ले रहा हूं, कितने डिस्टेंस पे? ये आर पे, टोटल इसकी लेंथ मास एम और लेंथ एल है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा डी एफ इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वाई? बिकॉज इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगाना पड़ेगा, अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं तो ये मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। डी एम कितना होगा? डी एम होगा लैम्बडा इंटू डी आर, मतलब ये आर पे जाके ये जो लेंथ है वो है डी आर, होगा एम अपॉन आर इंटू डी आर, डी एफ आएगा एम अपॉन एल इंटू डी आर ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब इसको यहां पर एम को एफ को इंटीग्रेट करोगे आप ऐसे करके, एम अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, 0 से आर तक, तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। यहां से मैंने फॉर्मूला लिखा है, वरना ये फॉर्मूला याद ही होता है, जेई वाले बच्चों को तो याद ही होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू सी of a Bohr atom, the wavelength of emitted radiation is 1000 angstrom। A to C जाने में lambda 1 is equal to 1000 angstrom, it becomes 6000, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो एनर्जी कम हुई होगी बेटा, है ना, फोटोन की। when it jumps from B to C, मतलब एनर्जी कम हुई, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हुई, मतलब A से C जाने की जितनी दूरी है एनर्जी की, उससे कम गैप है बी और सी के बीच में, मतलब बी बीच में कहीं होगा और सी यहां होगा, ए यहां होगा, या तो बी इस तरफ भी नजदीक हो सकता है। पर और एक इंफॉर्मेशन, देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, सी तो बी से ऊपर ही है, मतलब बी तो सी से ऊपर ही है, और ए बी से ज्यादा दूरी पे है सी से, तो ऐसी चीज है, ये टोटल ए से सी में 2000, बी टू सी में कितनी? 6000 लैम्बडा 2,
तो ये लैम्बडा निकालनी है। अब मुझे ये पता है बेटा, मान लो ये टोटल एनर्जी ई है, ये ए से बी वाली E1 है और बी टू सी वाली E2 एनर्जी गैप है, क्या होगी E इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, मतलब E कितना है HC अपॉन 2000। ऐसा यूनिट नहीं ले रहा हूँ अभी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/λ HC कट जाएगा। E1 कितना है HC अपॉन लैम्बडा जो मुझे निकालना है A टू बी वाला, और ये आएगा HC अपॉन 6000। तो यहाँ से 1/λ आएगा 1/1000, HC कट हो जाएगा, माइनस 1/6000। सो 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6000, ऊपर आएगा 3 माइनस 1, लैम्बडा आपका आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे करना है, इज करेक्ट आंसर, 3000 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब ये स्टेटमेंट वाले कौन से सही कौन से गलत। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज लिनियरली विद टेम्परेचर। मतलब बेटा P प्रोपोर्शनल टू T है, उसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये तो चमकना चाहिए सीधा आइडियल गैस के लिए। P प्रोपोर्शनल टू T यदि है मतलब P इंक्रीज हो रहा है, T भी इंक्रीज हो रहा है, P इंक्रीज हो रहा है, T भी इंक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम कैसा है बेटा कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेज लिनियरली विद टेम्परेचर। ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना चाहिए पर मान लेते हैं अभी। तो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, सही बात है। अगर आइसोकॉरिक प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सी है बेटा आइसोकॉरिक, का मतलब वर्क डन कितना होगा, का मतलब वर्क डन कितना होगा बेटा 0 होगा। A is right. The heat added to the gas is different from change in internal energy. अब देखो बेटा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, अगर ये 0 है तो डेल्टा यू और Q तो सेम होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भाई हीट एंड इंटरनल एनर्जी का चेंज डिफरेंट है, नहीं हो सकता, तो B इज रॉन्ग। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज, नहीं वो भी गलत, वो तो कांस्टेंट है बेटा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज, हाँ ये बात सही है। वाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, का मतलब डी इज करेक्ट आंसर, डी करेक्ट है। द प्रोसेस इज आइसोकॉरिक, हाँ ई भी करेक्ट है, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा ए डी एन ई, 3 इज करेक्ट आंसर, ए डी ई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये फोर्स लग रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन, वर्क डन कितना है बेटा 5 जूल। यदि अल्फा इज इक्वल टू 1 न्यूटन, बीटा निकालो। अब ये तो सिंपल कैलकुलस का सवाल है बेटा, वर्क कितना लिखते हैं बेटा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है, मान लो 0 से 1 का ही ले लेता हूँ। ओके, तो ये कितना दिया है आपको 5 जूल, ये अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, मतलब अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँ तो इसका होगा अल्फा एक्स प्लस इसका होगा बीटा एक्स क्यूब बाई 3। हाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ इतना तो, 0 से लेके 1 तक। 5 इज इक्वल टू अल्फा की जगह पर क्या रखना है 1, एक्स की जगह पर 1, बीटा निकालना है ये 1 का क्यूब अपॉन 3। जैसे ही मैं एक्स में 0 डालूंगा ये सब 0, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3, बीटा आपका आ जाएगा 12 इन गिवन यूनिट, 12 इज करेक्ट आंसर। ओके, एकदम चिंदी सवाल, कैलकुलस का सवाल था, मैथ्स का। ओके चलिए नेक्स्ट। The amount of work done to break a big water drop of radius r into 27 small drops of equal radius is 12 joule, 10 joule. तो वर्क डन निकालिए, ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स। तो बेटा बड़े से बबल या तो ड्रॉप को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पहले निकाल लेते हैं, बाद में रेडियस की चर्चा करेंगे। तो मान लो एक बड़ा बबल था आर का, एक बबल आर का था, तो मैंने ड्रॉप था एन टाइम एन ड्रॉप्स में तोड़ दिया, मतलब एन ड्रॉप्स में तोड़ दिया, कैपिटल एन ले। तो पहले इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो हमें पता है बेटा वॉल्यूम कंजर्वेशन से टोटल कितना होगा बेटा, पहले इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि मास कंजर्व है और डेंसिटी कांस्टेंट है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एक का 4/3 पाई आर क्यूब, और कैस कितने ड्रॉप है बेटा एन, तो ये जो आर है वो आएगा 4/3 पाई तो कट हो जाएगा और 1/3 ले लोगे
आर अपॉन एन की पावर 1/3। ये सबको याद होना चाहिए ये रिलेशन भी ऐसे सवालों में, है ना। अब वर्क डन कितना होता है बेटा, वर्क डन होता है टी इंटू डेल्टा ए, मतलब टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, इतना ही तो होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टी, ए फाइनल कितना है बेटा, फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, ड्रॉप है तो एक ही फ्री सरफेस होगी, एक का होगा 4 पाई r स्क्वायर, कितने हैं वैसे n है, n इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस पहले तो कितना था बेटा 4 पाई r स्क्वायर। तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू व्हाट, देख लो ये 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, ये टी भी बाहर है, 4 पाई बाहर, तो n r स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 आएगा। वाई, बिकॉज r की जगह पर r अपॉन एन की पावर 1/3, स्क्वायर करो तो r² अपॉन एन की पावर 2/3 माइनस ये r², तो ये आएगा वर्क डन प्रोपोर्शनल टू r² भी कॉमन और n की पावर 1/3 माइनस 1। दोनों के लिए बड़ा बबल तो बड़ा ड्रॉप तो सेम ही है, मतलब जो ओरिजिनल है वो सेम ड्रॉप से ही निकालना है। तो ये r² भी कैसा है बेटा, सेम है, मतलब n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आपका फाइनल रिलेशन आया। अब एक बार 27 डालना है, एक बार 64 डालना है, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू, दूसरी बार में कितना है बेटा 64, 64 की 1/3 माइनस 1 और पहले में 27 की 1/3 माइनस 1, 1/3 पावर, ये कितना डालना है 10, W2 अपॉन 10, 64 का क्या होगा बेटा क्यूब रूट 4 माइनस 1, ये आएगा 3 माइनस 1, ये होगा W2 इज इक्वल ऊपर आएगा 3, 30 अपॉन 2, 15 जूल आंसर आएगा, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन से आर और स्मॉल आर का रेशियो निकालना है, मतलब कंपैरिजन करना है। चलिए चलिए नाउ नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से फेंका इन xy प्लेन, तो बेटा ऐसे फेंका है, ये x है, y है, ऐसे फेंका है तो वो ऐसे गया होगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये ओरिजिन विथ x एक्सिस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, है ना 45 डिग्री पे, नॉट 45 डिग्री पे, the magnitude and direction of angular momentum of the object with respect to origin when it reaches at the maximum height, मतलब जब यहां पहुंचेगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो बेटा सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर ले, उसे अगर आप देखोगे इस तरफ जा रहा है, ये तो अंगूठा कहाँ है बेटा अंदर, तो ये x एंड y बाहर होगा प्लस के, अंदर क्या होगा बेटा माइनस के कैप, का मतलब नेगेटिव z में आएगा, कौन से डायरेक्शन में आएगा बेटा नेगेटिव z डायरेक्शन में आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा v नॉट cos 45, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज देयर, ये कितना आ जाएगा v नॉट बाय रूट 2। अब एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं m v r परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर क्या है बेटा, तो v है उसके परपेंडिकुलर लाइन में हमें डिस्टेंस निकालना है, देख लो ऐसे, तो ये r परपेंडिकुलर होगा, ये r परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा नथिंग बट h, और h कितना है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की प्रोजेक्टाइल मोशन, स्क्वायर की जगह पर v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2, मतलब ये आया v नॉट स्क्वायर अपॉन ये 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 ही आएगा, तो ये आएगा m v की जगह पर v कितना है वहां पर v नॉट बाय रूट टू, v नॉट बाय रूट टू, और यह है v नॉट स्क्वायर बाय 4, नॉट स्क्वायर बाय 4, तो आपका आंसर होगा m v नॉट क्यूब अपॉन 4√2 along नेगेटिव z, पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट आंसर, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन रोटेशन सब डाल दिया। चलिए नेक्स्ट, the temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas is increased by 50 degrees Celsius at constant pressure, तब Cp से constant pressure, the total heat added and change in internal energy का रेशियो निकालो, E1 and E2 का रेशियो निकालो,
बेटा हीट एडेड, एन ये कितना होगा, हीट एडेड कितना होता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो एन सी पी डेल्टा टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो किसी भी प्रोसेस में कितनी होती है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी। ये मुझे निकालना है सी पी अपॉन सी। ओके, तो ये तो क्या होगा गामा, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू गामा है। अब ये ई वन अपॉन ई टू को बोला है उन्होंने एक्स बाई नाइन, और गामा मोनोएटोमिक के लिए कितना होगा बेटा, 5/3। तो यहाँ पर आएगा 5/3, एक्स आपका बन जाएगा 3 3 15। कितना बनेगा बेटा 15, एक्स इज व्हाट 15, एक्स इज इक्वल टू 15। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल। चलिए नेक्स्ट। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनाया है, सबका कितना होगा 3 3 3। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस, मतलब यहां ए और बी के बीच में आर ए बी निकालिए। ठीक है, अब देखो ये 3 और 3 तो किस में है बेटा, सीरीज में, मतलब ये 3 और 3 का क्या हो जाएगा 6 ओम, और उसके साथ ये 3 पैरेलल में, मतलब 6 और 3 का हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 मतलब 2। करेक्ट आंसर। ये तो चिंदी सवाल निकला एकदम। 2 ओम इज करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा बेटा 2 ओम। ओके नेक्स्ट। हाँ, इसमें से कौन सा ग्राफ सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बीच में अच्छे से रिलेशन दिखा रहा है। पहले तो हम लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या है बेटा, तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, पर मुझे यहाँ पर y एक्सिस पे C डालना है और x एक्सिस पे F डालना है, थोड़ा शफल करना पड़ेगा। C को सब्जेक्ट बनाओ, चलो ये क्या होगा 5F इज इक्वल टू 9C प्लस 160, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, 9 को डिवाइड कर दो, 5/9 इन F इक्वल टू C प्लस 160 अपॉन 9, C इज इक्वल टू 5/9F माइनस 160 अपॉन 9। अब देखो ध्यान से, ये हाँ y, ये x है, तो ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, और ये जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये नेगेटिव है। मतलब कौन सी लाइन लेनी है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, कौन सी लाइन ऐसी है, तो ये तो नहीं है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ये नहीं है, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप देखो स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट देखो नेगेटिव है, पूरी इज करेक्ट आंसर, सीधे पता चल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट। हाँ, सेमीकंडक्टर गेट्स, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो और जीरो फॉर व्हाट, कौन से कॉम्बिनेशन में इसका आउटपुट जीरो, तो पहले इसका बुलियन आउटपुट निकाल लेंगे। क्या होगा बेटा, ये और गेट है, तो अब इसका x एंड y, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई। अब यहां पर x प्लस वाई और दोनों को शॉर्ट करके एक नॉर गेट को दिया, तो हमें पता है नॉर गेट हो या तो नैंड गेट हो, दोनों के इनपुट को अगर सेम दिया या तो शॉर्ट कर दिया तो वो नॉट गेट बन जाएगा, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा x प्लस वाई टोटल का बार, है ना, x प्लस वाई टोटल का बार, इसका नॉट बन जाएगा। अब इसको अगर मुझे जीरो लाना है, अगर x प्लस वाई के बार को जीरो लाना है, उसका मतलब x प्लस वाई को मुझे 1 लाना है, और x प्लस वाई मतलब x और y 1 कब होते हैं, जब दोनों जीरो ना हो, मतलब कोई भी एक तो एक होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए या तो दोनों एक होने चाहिए, मतलब जब x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, ये केस छोड़ देना है मुझे, ये केस छोड़ देना है, मतलब पहला नहीं आएगा, दूसरा आएगा, 1 1 1 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, मतलब बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, 1 1 इज करेक्ट आंसर, है ना, आसान सवाल एकदम। नेक्स्ट, a solid sphere and a hollow sphere of the same mass and of the same radius are rolled on an inclined plane, rolled मतलब बेटा प्योर रोलिंग कर रही है, let the time taken to reach the bottom by solid sphere t1 and hollow sphere का t2 है, दोनों को कंपेयर कीजिए। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा है रोटेशन में कि सब चीजें जो है वो k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पे,
जैसे टाइम टू रीच द बॉटम इस पे डिपेंड करेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन a। मतलब मान लो ऐसा है, d डिस्टेंस है इसका और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, क्या आएगा, t इज इक्वल टू t अपॉन a। a कितना आता है, तो ये a का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, a इज इक्वल टू नथिंग बट g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो a प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा का a कम, और जिसका a कम उसका t ज्यादा। का मतलब जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। तो हमें पता है भाई सॉलिड का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2/5। सॉलिड स्फीयर का, वाई, बिकॉज आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। वहां से आप कंपेयर करोगे तो 2/5 आएगा। और होलो स्फीयर का कितना आता है बेटा, 2/3। यही तो आएगा 2/5 एंड 2/3। किसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा है बेटा, इसका। ये किसकी कंपेरिजन है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की। हॉलो का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज्यादा है तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 ग्रेटर देन T1। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यही आएगा T2 ग्रेटर देन T1। पर अगर ऐसी ही कुछ कंपैरिजन होती तो कैसे करते सर, तो ऐसे करते, T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ए एंड A प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज यहां डाल के कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा आएगा। यहां तो ऑप्शन ऐसे है तो हमको निकालना नहीं पड़ा, एलिमिनेट हो गए। ओके, नेक्स्ट। A solid sphere is rolling without slipping, pure rolling है on a horizontal plane. The ratio of linear kinetic energy of center of mass of the sphere and rotational kinetic energy. एकदम आसान सवाल, लीनियर अपॉन रोटेशनल, ये हमें निकालनी है। लीनियर कितनी हो रही है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितनी आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर, आई की जगह पर क्या आएगा, सॉलिड है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पर क्या आएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है, कि प्योर रोलिंग है, ओमेगा आएगा v अपॉन आर, ये आएगा v अपॉन आर का स्क्वायर। तो देखो 1/2 कैंसल, एम एम कैंसल, आर स्क्वायर यहां से कट जाएगा, v स्क्वायर यहां से कट जाएगा, क्या बचा, पाई अपॉन 2, पाई/2 आंसर आएगा, 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही एकदम आसान सवाल है, फॉर्मूला में ही डालना है सिर्फ। नेक्स्ट, हाँ, ये कॉनिकल पेंडुलम है, ये टेंशन T हमें निकालना है, ये थीटा एंगल दिया है और ये लेंथ L है, रेडियस R। तो हमें निकालना है ये जो ओमेगा है, पार्टिकल का मास m है, 3/पाई रोटेशन पर सेकंड है। ओमेगा कितना होगा, 3/पाई रोटेशन पर सेकंड, और एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करेगा, पाई, मतलब ये है 6 रेडियन पर सेकंड। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ब्लैंक ml, टेंशन कितना होगा, तो इसका एफबीडी बनाओ, ये क्या आएगा इस तरफ, mg तो आएगा। और अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो इस तरफ क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला रेडियस r, और r इज व्हाट, l साइन थीटा। यहाँ देखो, ये देखो, ये इस तरफ वाला होगा l cos थीटा होगा ये, और इसका सामने वाला कितना होगा बेटा, l साइन थीटा, मतलब ये आएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। ये t, ये t, तो t का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, ये कितना होगा t cos थीटा, और ये होगा t साइन थीटा। मुझे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो सब इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये t साइन थीटा और ये सामने सामने वाले फोर्सेस कैसे होंगे, सेम, t साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू m l इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये कितना 36, आपका आंसर आएगा 36। ओके, ml के आगे क्या है वही लिखना है, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, acceleration due to gravity on the surface of the earth is, if the diameter of the earth is reduced to 1/3, मतलब रेडियस भी उसकी क्या हो जाएगी, re/3 हो जाएगी, अगर re है तो re/3 हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू, एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब मास कांस्टेंट है बेटा।
m is constant, then the acceleration due to gravity on the surface of the earth कितना होगा? बेटा सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना होता है बेटा? तो सबसे पहले g की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये g है। दूसरे केस में कितना हो जाएगा बेटा? जी डैश इज इक्वल जी एम ई उतना ही है, और ये आएगा आर ई बाय 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 9 इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये 9 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा, यहाँ पर 9 आंसर आएगा, है ना? तो बेटा आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और आई होप कि आपको सब समझ आएगा। ये वीडियो एकदम शांति से देखिएगा, समझ नहीं आ रहा है तो फिर से रिपीट करके देखिएगा। और यदि आपको वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल समझने में मजा आया है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हो तो बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि इस वीडियो से कुछ देखने लायक है। वीडियो होगा 1.5-2 घंटे का, है ना? में से अगर आप कमेंट करते हो तो लोग जज कर सकते कि नहीं यहाँ से कुछ देखेंगे, है ना? चलो अच्छे से करो, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो।